हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नए थिंकर है। तो क्लास 16 हमने अब तक कंप्लीट करा दी है। 4 सेमेस्टर न्यू क्लासेस 2025 ये सीरीज आपकी चल रही है। एमसीक्यूज की यूनिट वाइज सीरीज हमने कंप्लीट करा दी, तो उसको भी अटेंड कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन वो इमीडिएटली आप तक पहुंचता रहे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, लेक्चर की जो बेसिकली नोट्स की पीडीएफ है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सीधे टेलीग्राम ऐप पर जब आप जाते हो तो सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहीं पर सारे पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेंथम की बात करते हैं, जिसको हम उपयोगितावादी के एक प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की जब भी बात आती है तो बेंथम का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। सो उनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ। बेंथम जो है वो ब्रिटिश उपयोगितावाद के एक बौद्धिक नेता थे, जिनका जन्म 15 फरवरी 1748 में लंदन के एक संपन्न वकील परिवार में हुआ था, ठीक है। समझ रहे हो ना, यानी कि वो एडवोकेट फैमिली में उनका जन्म हुआ था, और डेफिनेटली उनके जो पेरेंट्स है वो चाहते थे कि वो एक एडवोकेट जो लाइफ है उसी को आगे चल करके अचीव करे। तो बेंथम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अध्ययनशील प्रवृत्ति का था। फलतः वह खेल कूद में रुचि लेने की बजाय वह शास्त्रीय अध्ययन की ओर ज्यादा आकृष्ट था, यानी कि उसका जो अट्रैक्ट था वो शास्त्रीय क्लासिकल जो स्टडी थी उसकी ओर ज्यादा था। बेंथम ने 3 वर्ष की आयु में, देखो, लैटिन लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया था 3 वर्ष की आयु में, और 4 वर्ष की आयु में उसने फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन कर लिया था, ठीक है। 16 साल की आयु में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने कानून की शिक्षा का भी अध्ययन किया, लेकिन उसकी कानून में रुचि न होने की वजह से उसे कानून की जगह न्यायशास्त्र और वैधानिक दर्शन का अध्ययन शुरू किया। उसने प्रिस्टले की एक किताब एसेंस गवर्नमेंट पढ़ी, तो देखा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के आधार पर ही राज्य का संचालन करना चाहिए। कि the birth of Bentham was the intellectual leader of British utilitarianism. He was born on 15 February 1748 in rich lawyer family is in London. Bentham was of the sharp intellect and study tendency since childhood. As a result, instead of taking interest in sport, he turned to the classical study. Bentham studies Latin language at the age of 3 and French language at the age of 4. And at the age of 16, he received the degree of Bachelor of Arts in Queen's College, Oxford University. After that, he also studied the education of law. But due to lack of interest in law, he started studying in jurisprudence and legal philosophy instead of law. So when he read a book Essay in Government of Bristol, he shows that the maximum people should operate the state on the basis of maximum happiness, ठीक है। मतलब जब उन्होंने एक किताब पढ़ी तो उन्होंने ये समझ लिया, उनको ये समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश की जाती है, ये जो हम गवर्नमेंट को हम तैयार करेंगे, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा किस बेस पर होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा लोग हैं उनका उतनी ही ज़्यादा सुख के बारे में वो बात करें। अब हम आगे बात करेंगे बेंथम की कुछ बुक्स के बारे में, क्या कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी हैं। सो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट जो 1776 को पब्लिश हुई थी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में, एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1791 में, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802, और कैजिसिज्म ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म 1809, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स 1811, a treatise on judicial evidence 1813, paper upon codification and public instructions 1817, radicalism not dangers 1819। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, और इनके साथ साथ मैंने इनकी जो पब्लिश ईयर है कि कब कब ये पब्लिश हुई थी, इनके ईयर भी यहाँ पे मेंशन करती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेंथम की मुख्य धारणाओं के बारे में। अगर हम उनकी थॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले उपयोगिता संबंधी धारणा, जिसकी वजह से फेमस है, जिसकी वजह से जाने जाते हैं। सो क्या है इस उपयोगितावादी धारणा में? तो बेंथम की संपूर्ण विचारधारा का जो केंद्र है, जो उसका सेंटर पॉइंट एलिमेंट अगर हम बात करें तो वो उपयोगितावाद का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, जिसका आधार सुख दुख का चिंतन करना है, ठीक है। अर्थात जिस कार्य से मनुष्य के सुख में वृद्धि होती है वह उपयोगी और अच्छा है, और जिस कार्य से मनुष्य को दुख होता है वह अनुपयोगी और बुरा है। और इस तरह उसके अनुसार उपयोगिता की ही एक मापदंड है जिससे किसी भी कार्य के उचित या अनुचित होने के बारे में निर्णय किया जा सकता है, और उसकी भली बुरी जो भी है, वो प्रकृति जो भी नेचर है, उसका भला है बुरा है, जो भी नेचर है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। सो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि द सेंटर एलिमेंट ऑफ द रियल आइडियोलॉजी ऑफ बेंथम इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, द बेसिस ऑफ व्हिच इज द थिंकिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरोज। That is the work with which the happiness of man increases useful and good, and the work that causes a human being to sorrows is unusable and bad.
in this way according to him utility in the criteria then that can be decided to appropriate and or unfair and his good bad nature can be deducted। मतलब यहाँ पे बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, तो बेंथम अपने उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन जो आइडियोलॉजी उसके बेस पर क्या कहते हैं कि भाई जो इंसान होता है ना वो हमेशा उसी कार्य को चूज करता है जिससे उसे खुशी मिलती है, जिससे उसको सुख यानी कि हैप्पीनेस मिलती है, वही उसके अच्छा लगने लगता है। और जिस कार्य से आपको दुख मिलता है, जो कार्य मतलब जिस कार्य से आपको दुख होने का जो मतलब अनुभव है ना, एक्सपीरियंस, आप सोरोज एक्सपीरियंस मिलता है, वो बेसिकली आपके लिए अनुपयोगी होता है, मतलब मनुष्य के लिए अनुपयोगी होता है, बुरा होता है, वो दोबारा उस काम को करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो थॉट है उसमें यही सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई कि हमें एक ऐसे स्टेट को क्रिएट करना है जो बेसिकली अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता हो। ठीक है, सो बेंथम के अनुसार उपयोगितावादी सिद्धांत से हमारा जो तात्पर्य वो ऐसे सिद्धांत से है, ऐसे प्रिंसिपल से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है या घटती है और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराता है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर उसे वो खुशी मिल रही है तो वो उचित है और नहीं मिल रही तो वो अनुचित है। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम विद दिस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी वी आर इन्फेरियर टू द प्रिंसिपल दैट इंक्रीज और डिक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच इट मेक एवरी टास्क एप्रोप्रिएट और अनफेयर। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सुख का वर्गीकरण। अब बेंथम ने यहाँ पे सुख को और दुख को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहले सामान्य सुख की बात करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो एक होता है सामान्य सुख, तो जिसमें इंद्रिय सुख की बात करते हैं, वैभव सुख है, कौशल सुख है, मित्रता का सुख है, यश का सुख है, शक्ति या सत्ता का सुख है, कल्पना का भी सुख है, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलन का सुख या सहायता का सुख। ठीक है, यानी कि सेंसरी हैप्पीनेस है, स्प्लेंडर हैप्पीनेस है, स्किल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ऑफ फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस ऑफ फेम, हैप्पीनेस ऑफ पावर अथॉरिटीज, हैप्पीनेस ऑफ इमेजिनेशंस, हैप्पीनेस ऑफ रिलीजन्स, मर्सी, क्रिलिटी, मेमोरी एंड होप एंड कॉन्टेक्ट टू हैप्पीनेस ऑफ यूनियन एंड हेल्प। तो ये सारी की सारी जो रीजन्स हैं ना बेसिकली ये सुख के रीजन है। ठीक है, इनके अपोजिट में दुख का भी हो सकता है बेसिकली। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो सुख की बात करते हैं, ये हमारे जीवन में सामान्य है। एक इंद्रिय सुख, यानी कि जो हमारे सेंसेस जो मतलब रियलाइज होते हैं हमें, ठीक है, इंद्रियों का सुख। ठीक है, कुछ चीज़ हमें देखने में अच्छी लग रही है, हमें स्वाद अच्छा लग रहा है किसी चीज़ का खाने का। एक है वैभव सुख, कौशल सुख, यानी कि हमारी जो स्किल है उसकी एक हैप्पीनेस है। ठीक है, हमें नेम ऑफ फेम मिल रहा है, उसका भी एक हैप्पीनेस है, उसकी भी खुशी मिलती है। इसका अपोजिट में देखो कि अगर आपको नेम ऑफ फेम ना मिले तो भी आपको फिर क्या हो जाएगा, वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सो सामान्य दुख भी यहाँ पे कि संपर्क, आशा, कल्पना, स्मरण, निर्दयता, दया, धार्मिकता, अपयश, चतुरता, दुर्भावना, दरिद्रता। तो ये क्या है कि कॉन्टैक्ट, होप, इमेजिनेशंस, रिमेम्बरेंस, क्रिएटली काइंडनेस, राइटनेस विथ एनिमिटी एंड पॉवर्टी, ये सब क्या है, ये सामान्य दुख है। ठीक है, कि भाई संपर्क है, कांटेक्ट है, नहीं किसी से हो पा रहा तो भी एक अलग दुख है। एक इमेजिनेशन है, वो पैसिमिस्टिक हो सकती है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है तो अच्छी बात है और पैसिमिस्टिक है तो वो निराशा में दुख का कारण बनती है। स्मरण है, कोई चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है, तो आप दुखी हो रहे हो, किसी से मिल नहीं पा रहे हो। निर्दयता है, दया है, धार्मिकता, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सामान्य दुख के हैं, यानी कि जनरल सोरोस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सुख और दुख के स्रोत क्या होते हैं। तो बेंथम ने यहाँ पे 4 तरीके के सोर्सेज के बारे में बताया है। एक है भौतिक स्रोत। तो भौतिक स्रोत क्या होता है बेसिकली, यानी कि फिजिकल सोर्स। अब इसके अंतर्गत वे सुख और दुख आते हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वे और सुख दुख आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिसके लिए मनुष्य उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर वो मनुष्य रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नेचुरली ही आपको मिल रहे हैं सुख और दुख। ठीक है, सो अंडर दिस हैप्पीनेस कम फ्रॉम द नेचर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड फ्रॉम विच नो ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा क्या है, नैतिक स्रोत। अब नैतिक स्रोत का मतलब होता है मोरल या एथिकल सोर्सेज। अब इसके अंतर्गत वे सुख दुख आते हैं जो हमें अपने साथियों पड़ोसियों से प्राप्त होने वाली घृणा या प्रेम की भावनाओं से मिलते हैं, यानी कि अंडर दिस हैप्पीनेस कम फ्रॉम अस दैट वी गेट फ्रॉम द हेटेड एंड फीलिंग ऑफ लव रिसीव्ड फ्रॉम आवर कंपेनियंस, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ मोरल सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है, यानी कि अगर हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो अगर अच्छे नहीं है तो हमें वो दुख देते हैं, हमें वो हमारे किसी न किसी दुख का कारण देखो बनते ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छे हैं, वो आपके हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, आपसे बिहेव अच्छा करते हैं बेसिकली, तो वो खुशी देते हैं, वो सुख देते हैं। ठीक है, तो वो नैतिक स्रोत में आते हैं। फिर आता है राजनीतिक स्रोत, यानी कि इसके अंतर्गत वे सुख दुख आते हैं जो हमें सरकारी अधिकारियों के द्वारा कानून के अनुसार प्राप्त होते हैं।
यानी कि पॉलिटिकल सोर्सेज। तो अंडर दिस वी गेट हैप्पीनेस एंड सोरोज विच वी गेट अकॉर्डिंग टू लॉ बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू, राज्य के थ्रू कुछ अधिकार हमें दिए जाते हैं ताकि उनका उपयोग करके कुछ लॉ हमारे लिए बनाए जाते हैं ताकि हम खुशी से अपना जीवन जी सके, ठीक है। और जब कोई लॉ को तोड़ता है या कोई किसी के अधिकार का हनन करता है तो दुख होता है उस पर। फिर आता है धार्मिक स्रोत, यानी कि रिलीजियस सोर्सेज। सो बेसिकली इसके अंतर्गत वे सुख दुख आते हैं जो हमें धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त होते हैं, यानी कि अंडर दिस दोज हैप्पीनेस कम विच वी गेट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ थियोलॉजी। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे सुख और दुख से जुड़ी हुई हैं। आगे बात करते हैं राज्य की उपयोगितावादी धारणा। अब जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये अलग अलग तरीके से रिलेट करती है। पहले हम स्टेट की बात करेंगे, फिर शासन की बात करेंगे एंड दंड तक हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो लोगों की उपयोगिता को बनाए रखने तथा उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है, अर्थात हित या सुख की वृद्धि के लिए स्थापित किया जाता है। सो बेसिकली क्या है कि भाई जो स्टेट है बेसिकली वो क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि लोग अच्छे से सुख का जीवन व्यतीत कर सके, एक हैप्पीनेस लाइफ वहाँ पे बना सके। तो द स्टेट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर पीपल टू मेंटेन एंड इंक्रीज यूटिलिटी, ठीक है। कि भाई उपयोगिता क्या है, अधिकतम लोग अधिकतम सुख, कि राज्य में जितने भी लोग होंगे उनके सुख की बात होगी, ऐसे एक राज्य को बनाया जाएगा और इसीलिए राज्य का निर्माण होता है। तो दैट इज इट एस्टैब्लिश्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट और हैप्पीनेस, ठीक है। सो अब आगे हम बात करेंगे कि शासन की उपयोगितावादी धारणा। सो यूटिलिटेरियन परसेप्शंस ऑफ गवर्नेंस। तो बेंथम के शासन संबंधी विचार भी उसकी उपयोगितावादी मान्यताओं से प्रभावित है। उसके अनुसार शासन ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए जिसके अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वृद्धि हो सके, और दूसरे शब्दों में कहें कि शासन का जो उद्देश्य है वो नागरिकों के सुख में वृद्धि करना होना चाहिए। तो अतः शासन का इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्माण और संचालन किया जाना चाहिए। तो द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ बेंथम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स यूटिलिटेरियन बिलीव्स। अकॉर्डिंग टू हिम द government should be based on such principle that maximum happiness can increase. In other words, the purpose of governance should be to increase the happiness of citizens. Therefore, constructions and operation should be done keeping this view of the government in mind. यानी कि शासन एक ऐसा शासन होना चाहिए, गवर्नेंस इस तरीके से एस्टेब्लिश होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके सुख की बात हो सके, उनकी हैप्पीनेस की बात हो सके। सो बेसिकली जो स्टेट क्रिएट किया जाता है वो दुख के लिए तो नहीं किया जाता है कि भाई लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा इसलिए हम स्टेट बना रहे हैं, नहीं। स्टेट की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाए, कैसे ऐसा स्टेट करके क्रिएट करके दिया जाए ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो, आपके जीवन की रक्षा हो और आप एक हैप्पी लाइफ वहाँ पे अपना स्पेंड कर सके। तो हम आगे बात करें संप्रभुता की उपयोगितावादी धारणा क्या कहती है। यूटिलिटेरियन इन परसेशन ऑफ सॉवरेनिटी। तो बेंथम के अनुसार संप्रभुता जो है वो निरपेक्ष और असीमित तो है, लेकिन वह उसके सर्वोच्च और अनंत शक्तिशाली रूढ़ में विश्वास नहीं रखता है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई सॉवरेनिटी सबसे सुप्रीम होती है, बेंथम नहीं मानता है। बेंथम क्या कहता है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड है, बट ही डज नॉट बिलीव इन सुप्रीम इन फाइनाइट पावर ऑफ स्टीरियोटाइप, ठीक है। वो नहीं मानता, वो विश्वास ही नहीं करते संप्रभुता की सुप्रीम उसको रखना चाहिए। तो वह राज्य की विधि निर्माण की क्षमता और शक्ति को ही संप्रभुता मानता है कि ही कंसिडर द कैपेसिटी एंड पावर ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट टू बी सॉवरेनिटी। उसे कहता है कि स्टेट ने जो लॉ क्रिएट किए हैं, जो कानून बनाए हैं, वही सॉवरेनिटी है। उससे ऊपर कोई इंडिविजुअल सॉवरेनिटी की कोई ऐसा परसेप्शन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ये सुपीरियर है, ठीक है। ऐसा बेंथम मानते हैं। आगे हम बात करते हैं न्याय संबंधी विचार। तो बेंथम के अनुसार इस देश में इंग्लैंड न्याय बेचा जाता है। मतलब यहाँ पे अगर न्याय की बात करते हैं तो बेंथम क्या कहता है कि इस देश में, यानी कि इंग्लैंड की वो बात करते हैं कि यहाँ पे न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता उसको न्याय भी नहीं मिलता, तो गरीबों को तो कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, ठीक है। सो गरीबों के पास तो पैसा होता नहीं और पैसे से न्याय खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, जस्टिस इज सोल्ड इन दिस कंट्री एंड सोल्ड एट वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। दिस पर्सन who cannot value cannot even get justice, therefore the poor can never get justice, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखो बेंथम ने जो इंग्लैंड में चीज़ें देखी है ना कि भाई वो पनिशमेंट भी इस तरीके से दे रहे क्योंकि उसका मेजरमेंट ही नहीं, कोई मापदंड ही नहीं है। आगे आप देखेंगे जब दंड की बात करेंगे, यहाँ पे दंड संबंधी अवधारणा की बात करेंगे बेंथम की, कि इंग्लैंड में जो चीज़ उन्हें देखी है उसको वो जस्टिफाई करता है कि एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी सोसाइटी को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते ना कि जहाँ पर हम क्रूअल हो जाएं, जहाँ पर हम इनोसेंट लोगों को बेवजह मतलब उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करें या फिर छोटे से छोटे अपराध के लिए भी उनको ऐसी सजा दे जो वहाँ पर वो सामाजिक लेवल पर यानी कि सोसाइटी के लेवल पर वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं दंड संबंधी उपयोगितावादी धारणा। सो बेंथम दंड के संबंध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण में चिंतन करता है। वह इंग्लैंड की दंड व्यवस्था का हमेशा वो विरोध करता है क्योंकि एक चम्मच की चोरी करने पर भी इंग्लैंड में मृत्युदंड दे दिया जाता था।
तो बेंथम इसे किसी भी रूप में सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानता था। उसने दंड के कुछ मेजरमेंट बताए, कुछ मापदंड बताए कि भाई अपराध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। पहले तो वो वेरीफाई करो कि अपराध कैसे, इस नेचर का अपराध किया है, गंभीर या साधारण है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्रिटिकल है या नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने चम्मच उठाए तो आप उसको मृत्युदंड दे दोगे। इज इट नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑल सोसाइटी, ठीक है। सो अपराध करने में अपराधी का उद्देश्य क्या था कि भाई जब अपराध हो रहा था तो उसका टारगेट क्या था, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब था, कैसा था, तो वो मेजरमेंट यहाँ पे बता रहे हैं। दंड अपराध की मात्रा के अनुसार और दंड आदर्श हो या अर्थात शिक्षाप्रद हो, यानी कि दंड की जो आइडियोलॉजी वो आदर्श होनी चाहिए, आइडियलिस्टिक पनिशमेंट होना चाहिए। और शिक्षाप्रद का मतलब होता है कि जब दंड दिया जा रहा है तो बाकी लोगों को सीख मिलनी चाहिए उससे। So Bentham contemplates an utilitarian approach to relations to punishment. He always opposed the punishment system of England because even after stealing on a spoonful, death was punished in England. So Bentham did not consider this socially suitable in any form. According to him, there should be some criteria of punishment as a how is the nature of crime, serious or ordinary. What was the purpose of criminal is committing crime? The punishment should be ideal according to the amount of crime that is इट शुड बी आइडियल, ठीक है। सो मेक श्योर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आपका बेंथम से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पिन करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली जो भी अपडेट और नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।